Hi everyone, I am Jagan Tiwari, student of QGM Lucknow. In this video, I will be discussing some important questions related to nursing aptitude. और बेसिकली आपके एग्जाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैक्सिमम आई थिंक 3 मंथ्स हैं। पेपर आपका जो होता है वो जून में ही होता है, लाइक 15 जून तक हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली आपको अभी अच्छे से पढ़ना है। 3 मंथ हैं और आपके क्लास 11th और 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं और प्लस जो एडिशनल ये आपके सब्जेक्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इनको भी आपको अच्छे से देखना है। सो वही है कि आपको अगर अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए बढ़िया वाला, तो आपको जो बच्चे 3 मंथ हैं इसमें रह के आपको अच्छे से पढ़ना है। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस? सेल्सियस में शरीर का तापमान की सामान्य सीमा क्या है? तो बेसिकली आपको सेल्सियस में ही पता होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में ही पता होना चाहिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर के जो वैल्यू हो क्या है। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 37 डिग्री सेल्सियस होती है, या फिर अगर फ़ारेनहाइट में देखोगे तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इतना होता है। तो इसमें आपको देखना है ऑप्शन में क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा। ठीक है, 36.1 से 37.2 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो था वो टेम्परेचर वेरी करता है। इतने के बीच में आपका जो टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, इसके ऊपर नीचे जाने पर ही थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू जो आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट फॉर एन एडल्ट? ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट फॉर एन एडल्ट? एक वयस्क के सामान्य हृदय की गति क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 60 to 100 BPM होती है। ठीक है, 60 to 100 BPM होती है, बीट पर मिनट। BPM बोले तो बीट पर मिनट होती है। ठीक है, तो 60 से 100 BPM के बीच में आपका जो होता है नॉर्मल हार्ट रेट आता है एडल्ट के लिए बात करें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड? कौन सा ऑर्गन आपका जो होता है रक्त को छानने के लिए प्रमुख रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा किडनी होगा। सबको पता है किडनी फिल्टरिंग का काम करती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज? सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है? मीन्स जो जिस पर्सन के पास ये ब्लड ग्रुप होता है वो सारे पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा। ठीक है, ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। और ए बी की बात की जाए, ए बी क्या होता है तो पता होना ये भी कि ए बी जो होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, यानी ये दे किसी को नहीं सकता बट रिसीव करता है ब्लड। ओके, तो आपको ब्लड ग्रुप अच्छे से पता होना चाहिए कि ए बी है क्या है और ओ का वर्ग क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन हैंड वॉशिंग? हैंड वॉशिंग में फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑप्शन देखते हैं, रबिंग palms टुगेदर, अप्लाइंग सोप, वेटिंग हैंड्स विद वाटर या ड्राइंग हैंड्स। हिंदी में हथेलियों को आपस में रगड़ना, साबुन लगाना, या फिर हाथ को पानी से गीला करना, या फिर हाथ को सुखाना। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका हैंड वॉशिंग में, सबसे पहले आपको वेटिंग हैंड्स विद वाटर। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हो हाथ धुलते समय? सबसे पहले हाथ को पहले धुलते हो। ठीक है, हाथ को थोड़ा सा वेट करते हैं, इसके बाद ही जो कुछ आपके पास होता है साबुन या फिर जो अदर डिटर्जेंट होता है वो आपको लगा करके फिर आपको सफाई करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो काम होता है वो वेटिंग हैंड्स विद वाटर। ओके, तो याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू? सबको पता होगा आईसीयू फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी गहन चिकित्सा इकाई। ठीक है, तो आईसीयू फुल फॉर्म जो होता है पता होना चाहिए, आईसीयू फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। फिर अगला क्वेश्चन है विच पल्स इज कॉमनली यूज फॉर चेकिंग द हार्ट रेट? हार्ट रेट चेक करने के लिए कौन से पल्स कॉमनली यूज़ की जाती है? वैसे आपकी बॉडी में कई जगह पल्स देखी जाती हैं। ठीक है, कई सारी साइट्स होती हैं पल्स देखने की, बट जो कॉमनली यूज पल्स होती हैं, जो कॉमनली साइट होती है पल्स देखने की आपको हार्ट रेट चेक करने के लिए, नॉर्मली जो सब लोग देखते हैं जनरल जो देखी जाती है वो आपकी कौन सी आती है? तो वो आपकी आती है रेडियल पल्स। ठीक है, रेडियल पल्स आपकी कहाँ होती है? तो रेडियल पल्स जो आपका जैसे यहाँ पे हाथ हो गया और ये आपका अंगूठा हो गया। ठीक है, ये आपकी उंगलियाँ हो गई, तो आपकी जो रेडियल पल्स होती है यहाँ पे होती है। ठीक है, जस्ट अंगूठे के नीचे जो होती है वो वहाँ पे आपकी रेडियल पल्स देखने में, जो रेडियल्स बोन के ऊपर होती है, जो आर्टरी जा रही होती है, तो वहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको जो कॉमनली यूज्ड पल्स होती है हार्ट चेक करने के लिए वो रेडियल पल्स हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर? हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा मेडिकल टर्म यूज़ किया जाता है? सबको पता होगा हाई ब्लड प्रेशर यानी सबके ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो होता है ना आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो आई थिंक सबके घर में कोई ना कोई मिल ही जाता है जिसको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन प्रॉब्लम होती है, तो इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, एसटीएन यानी हाइपरटेंशन टर्म यूज़ करते हैं फॉर हाई ब्लड प्रेशर के लिए। ओके, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 120/80 mmHg जो होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ गिविंग फ्लूइड थ्रू विंस? अगर किसी को फ्लूइड दिया था विंस के जरिए, आपने देखा होगा जब कभी कोई बीमार होता है या आप देखा होगा जब दवा लगती है उसको, तो बेसिकली आपने बॉटल देखा होगा, बॉटल यूज़ करते हैं, बॉटल से आपको जो होता है वो जो एनएस डीएनएस जो भी होता है
उससे जो दवाई दी जाती है वो आपको वीन्स में ज़्यादा देती होती है, ठीक है। तो कैसे उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न, ठीक है। इंट्रावीनस यानी नस के अंदर में इंजेक्शन से डायरेक्ट बॉटल से कनेक्ट कर दिया, और फिर जो भी कुछ फ्लूइड आप या फिर जो दवाई या मेडिकेशन देनी है वो उस तरीके से जा रही होती है, ठीक है। सबक्यूटेनियस क्या होता है, सबक्यूटेनियस आपका जो होता है जब स्किन की कई सारी लेयर्स होती हैं, तो अगर आप स्किन की कई सारी लेयर्स होती हैं और उसमें भी अगर सबक्यूटेनियस लेयर में अगर आप कोई इंजेक्शन देते हो तो उसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बोलते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किसे बोलते हैं, जिसे हम आईएम बोलते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं जब आपके मसल्स में दी जाती है इंजेक्शन, और कुछ स्पेसिफिक लोकेशन होती है मसल्स की जहाँ पे इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो उसे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ओरल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आप मतलब कोई दवा आप मुंह से खा रहे हो, जैसे नॉर्मली बुखार में लेते हैं पैरासिटामोल या डोलो, तो उस तरीके से जो आप दवा लेते हो, एडमिनिस्टर लेते हो, वो आपकी ओरल हो जाती है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज बीएमआई स्टैंड फॉर। बीएमआई स्टैंड करता है किससे, ठीक है। बीएमआई का क्या मतलब है, तो बीएमआई जो होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है बीएमआई। और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू आप देख लेना, आई थिंक 18.4 से लेकर के ये 24 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। इसको वैल्यू आप चेक कर लेना कि बीएमआई की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएमआई का नॉर्मल जो वैल्यू होता है वो एक बार गूगल कर लेना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा शायद मिस हो रहा है, 18 से लेकर के 24 तक रहता है, ठीक है। तो पॉइंट भी याद रखना, पॉइंट समथिंग होता है, तो आप क्लियर कर लेना अच्छे से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर कॉल्ड। लीवर के इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं, तो इन्फ्लेमेशन होता है मतलब सूजन आ जाती है, जितने भी सारे अंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स, तो उसका जो टेक्निकल नाम होता है क्या बोलते हैं उसे, तो इसे बोलते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इसे हेपेटाइटिस बोलते हैं। अगर नेफ्राइटिस बोले तो नेफ्राइटिस जो होता है वो किडनी का इन्फ्लेमेशन होता है, क्या बोलते हैं, अगर किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे नेफ्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपका ये स्टोमक में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। और मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस आपके जो आपने पढ़ा होगा, मेनिंजेस जो आपका मेम्ब्रेन होती है, मेनिंजाइटिस जो आपकी मेम्ब्रेन होती है ब्रेन में पाई जाती हैं। जब आप क्लास 11 में पढ़ोगे फिजियोलॉजी वाले सेक्शन में ब्रेन पढ़ोगे आप, वहाँ से वहाँ पे देखोगे कि जो क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं, ठीक है, उसमें 3 वो होती है आपकी, जो लेयर्स आती हैं, सब एक्वाइड और ड्यूरा मैटर, पीआई मैटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो जो मेनिंजेस लेयर होती है अगर उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो वो आपके मेनिंजाइटिस बोलते हैं। बेसिकली आपको याद रखना कि आइटिस जो था वो इन्फ्लेमेशन को ही डिनोट करता है, और लीवर के इन्फ्लेमेशन को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है द टर्म हाइपोग्लाइसीमिया रिफर्स टू। हाइपोग्लाइसीमिया टर्म से क्या मतलब होता है, हाइपोग्लाइसीमिया टर्म रिफर किसको करता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है आपका मतलब हाइपो, हाइपो से आप देख रहे होगे, हाइपो मतलब कोई चीज़ लो, कम हो, ठीक है। तो क्या लो है, ग्लाइसीमिया मतलब शुगर से रिलेटेड, यानी जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ब्लड में शुगर लेवल डाउन है तो इसे बोलते हैं लो ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। और हाइपर ग्लाइसीमिया होता है तो उसे बोलते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल, और इसकी वजह से जो आपकी डायबिटीज़ और जो दूसरी बीमारियाँ होती हैं वो हो जाती हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, इसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों के अध्ययन के इस नाम से जाना जाता है तो उसे बोलते हैं ऊतक विज्ञान, यानी हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ओके। बाकी आपका साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी आपका सेल का स्टडी करना। पैथोलॉजी आपका जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे पैथोलॉजी बोलती हैं। और न्यूरोलॉजी आपकी जो ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो आपकी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आती है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर आपको डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में तो उसको टेक्निकल नेम से क्या बोलते हैं, तो टेक्निकली उसे बोलते हैं डिस्पीनिया, पता होना चाहिए आपको, उसे बोलते हैं डिस्पीनिया, ओके, उसे डिस्पीनिया बोलते हैं। एपनिया क्या होती है, एपनिया होती है जब ब्रीदिंग ही नहीं हो रही है, ठीक है, सांस नहीं ले पा जा रहा है, मतलब सांस ही नहीं ले रहे हैं तो उसे एपनिया बोलते हैं, ठीक है। और ब्रैडीपीनिया क्या होती है, ब्रैडीपीनिया होती है जब आप नॉर्मल जो ये आपका ब्रीदिंग रेट कितना होता है, वो 16 से 20 तक जाता है, ठीक है, इतना होता है। अगर आप उससे कम जा रहे हो, ठीक है, जो नॉर्मल लिमिट होती है, अगर आप उससे कम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये मेडिकल कंडीशन होती है, अगर आप उसमें कम सांस ले पा रहे हैं तो ब्रैडीपीनिया का केस होता है। हाइपरपीनिया क्या होता है, हाइपरपीनिया जब आप नॉर्मल रेंज से आपको ज़्यादा सांस से तेज चल रही हैं, ज़्यादा ले रहे हो, तो वो हाइपरपीनिया में हो जाता है, ओके। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द टर्म ब्रैडीकार्डिया मीन्स, ठीक है, ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है, तो ब्रैडीकार्डिया बेसिकली आपके हार्ट से रिलेटेड होता है ये, ठीक है, ब्रैडीकार्डिया हार्ट से। और इसका क्या मतलब हुआ, ब्रैडीकार्डिया मतलब होता है आपका जो हार्ट बीट है वो स्लो है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्लो हार्ट बीट। तो ब्रैडीकार्डिया मतलब होता है स्लो हार्ट रेट। अगर यहाँ पे टैकीकार्डिया होता है, ठीक है, टैकीकार्डिया होता है, टैकीकार्डिया क्या होता है, टैकीकार्डिया मतलब फास्ट हार्ट रेट। और बेसिकली ये होता क्या है इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन है वहाँ पे अच्छे से हम बात करेंगे। फिर क्वेश्चन अगला, व्हाट इज रिकमेंडेशन रिकमेंडेड फर्स्ट एड स्टेप फॉर द माइनर बर्न। जैसे कोई पेशेंट बर्न का पेशेंट, ठीक है, माइनर बर्न, जस्ट यहाँ पर दिखा है, देखो लिखा है, क्या लिखा है, माइनर बर्न, ठीक है। मामूली जलन के लिए प्राथमिक उपचार के तौर पर क्या कदम उठाना चाहिए,
तो ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है, अप्लाई यस डायरेक्टली या फिर रन कूल वाटर ओवर इट या रैप इट टाइटली या फिर पॉप एनी ब्लिस्टर। तो बेसिकली देखो ब्लिस्टर्स तो आपको बिल्कुल नहीं फोड़ने देते हैं, ठीक है, सबको पता होता है ब्लिस्टर्स फोड़ने से फिर ज़्यादा झलके जो होते हैं वो और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है या फिर बढ़ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका रन कूल वाटर ओवर इट। देखो आइस भी डायरेक्टली नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्टली आइस लगा दो कहीं पर देखना होगा कि जब आप कोई ठंडा चीज़ अचानक से लगा देते हो तो वहाँ पे जल के पड़ जाते हैं, ठीक है, पॉप ब्लिस्टर्स जिसे बोलते हैं वो पॉप अप हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपके लिए दिक्कत होगी। तो बेसिकली करना क्या है, अगर माइनस बन है, ठीक है, माइनस बन है तो आपको ठंडे पानी से रनिंग वाटर से हल्का सा धुल देंगे तो उससे आराम मिल जाता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रियोरिटी इन असेसिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट। बेसिकली लिखा क्या है, अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, बेहोश मरीज को आकलन करने में पहली प्राथमिकता आपकी क्या होती है। तो क्या होती है, ऑप्शन देखते हैं, चेकिंग फॉर फ्रैक्चर्स या फिर असेसिंग द एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, एबीसी जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, या फिर चेकिंग मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, या फिर प्रोवाइडिंग फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड या जो मेडिकेशन होती है वो दिखाना। तो जो सबसे पहले आगे प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, ये बी होगा, यानी एबीसी बोलते हैं उसे हम। सबसे पहले कोई भी बेहोश पेशेंट है, बेहोश हो गया पेशेंट, आप क्या देखते हो, उसे आप कोई टूटा है या फूटा है ऐसा तो नहीं देखने जाते, सबसे पहले आप देखते हो कि उसकी सांसें चल रही हैं, कुछ फंसा तो नहीं है मुंह में, ठीक है, सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं, ये तो देखा जाता है ना सबसे पहले, कोई भी अनकॉन्शियस बेहोश हो जाता है कोई पेशेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखते हैं, असेसिंग द एयरवे ब्रीदिंग या फिर सर्कुलेशन जिसे हम एबीसी बोलते हैं, इसे देखते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे वायु मार्ग या श्वास या फिर संचरण, एबीसी का आकलन करना, ठीक है, ये आपको देखा जाता है कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट में। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लॉटिंग इन ब्लड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट डज सीपीआर स्टैंड्स फॉर, ठीक है, सीपीआर से क्या आपका फुल फॉर्म है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, सीपीआर से क्या स्टैंड है, यानी सीपीआर का क्या मतलब है। तो सीपीआर जो होता है ये आपका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, ठीक है, सीपीआर फुल फॉर्म पता चाहिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। और ये इमरजेंसी कंडीशन में आपको सीपीआर दी जाती है, जब पल्स नहीं आ रही होती है या फिर और भी प्रॉब्लम होती है तब सीपीआर दिया जाता है। और इसके बारे में हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि सीपीआर किसका क्या कितना रेशियो होता है, कैसे दिया जाता है सीपीआर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जैसे कि एडल्ट के लिए सीपीआर का अलग चलता है, ठीक है, और जो बच्चे होते हैं उनके लिए सीपीआर का अलग प्रोसीजर, यानी और जो देने की वो लिमिट होती है वो अलग चलती है। ओके, तो फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट फॉर एन एडल्ट। नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट क्या होता है एडल्ट के लिए। तो नॉर्मल जो रिस्पिरेटरी रेट होता है वो होता है 16 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। ओके, 16 to 20 नॉर्मल कंडीशन ये होती है, 16 से 16 नहीं 16, ठीक है, 16 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज आपको पढ़ना है, दो डिजीज होती हैं नॉर्मली, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, जेनेटिक डिजीज भी होती हैं। हमसे पूछा गया है यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछा गया, तो आपके यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑप्शन में आपका डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ट्यूबरकुलोसिस है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है। तो सबको पता है टीबी जो होती है आपके इन्फेक्शियस होती है, ठीक है, टीबी इसे बोलते हैं टीबी। ट्यूबरकुलोसिस जो होती है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि आपकी एयरबॉर्न डिजीज है, तो ये एयर के माध्यम से आपके इन्फेक्शन दे सकते हैं दूसरे पर्सन को। फिर अगला क्वेश्चन पढ़े तो कॉमन साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जिसे हम आईएम बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए कॉमन साइट्स क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑप्शन में आपका डेल्टॉइड मसल है, फोर आर्म है, रिस्ट है या फिर अब्डोमेन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल आपकी कहाँ होती है, डेल्टॉइड मसल आपकी आपने देखा होगा, आपको बचपन में इंजेक्शन लगा होगा कहाँ पे, शोल्डर के पास होता है, ठीक है, कंधे के पास जो इंजेक्शन लगता है वहाँ पे जो मसल होती है वो डेल्टॉइड मसल होती है, और उसी मसल में जो होता है आपका ये आयम लगता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। आपको जब बचपन में या कभी भी वैक्सीन लगी होगी तो वो आपके शोल्डर पे जो लगता है वैक्सीन, जो मेडिकेशन लगती है वो डेल्टॉइड मसल के अंदर लगती है। तो बेसिकली आपका डेल्टॉइड मसल जो होता है वो आपके शोल्डर पर होता है, और उसमें क्या आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। फिर अगला क्वेश्चन है द टर्म नॉस्कोमियल इन्फेक्शन है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉस्कोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, तो इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल, ठीक है, इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल, जब आप किसी पेशेंट को ले गए होते हो या पेशेंट खुद ही गया होता है, ठीक है, तो पेशेंट बेसिकली किसी और बीमारी से प्रॉब्लमेटिक होता है, और मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो रखा है और उसको जो है दूसरा इन्फेक्शन हो गया ड्यू टू हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में भी कुछ अगर साफ सफाई नहीं है और वहाँ से भी कुछ इन्फेक्शन, अगर उसको एक्स्ट्रा इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, एक बीमारी थी प्लस दूसरी बीमारी भी हो गई वहाँ पर हॉस्पिटल की वजह से, तो उसे हम नॉस्कोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे यहाँ पे द इंक्रीज लिटरेसी रेट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, वुमेंस की लिटरेसी यानी महिलाओं की साक्षरता बढ़ाना,
रिड्यूसिंग द मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी, माँ और नवजात मृत्यु दर को कम करना, या फिर इंक्रीज द सेक्स रेशियो, ठीक है, लिंग अनुपात को बढ़ाना, या फिर इंक्रीज द वुमन सिक्योरिटी, ठीक है, महिला सुरक्षा बढ़ाना। तो इसका जो मेन फंडा था क्या था, रिड्यूस द मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी, ठीक है, माँ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना। तो इसका जो मेन मोटिव यही था कि जननी सुरक्षा योजना में आपको जो मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट थी उसको कम करना। बेसिकली कम कैसे किया जा सकता है, इसका मेन मोटिव यही था कि जो डिलीवरीज आपकी जो होम पे हो जाती हैं कहीं और हो जाती थी, प्राइवेट में इधर उधर हो जाती थी, तो बेसिकली इसका मेन फोकस यही था कि जो डिलीवरीज हैं उसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चे को या माता को, तो वहाँ पे तुरंत उसका इलाज हो जाता है, ठीक है, तो जिससे जो मोर्टेलिटी रेट थे वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो गवर्नमेंट पास पीएससी होती हैं, ठीक है, पीएससी पता होगा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, सीएससी होती है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं, यहाँ सब पे जाने से जो था वो जो रेट था मैटरनल और न्यूनेटल की मोर्टेलिटी का वो डाउन हो गया। तो इसी योजना के तहत जो ना गवर्नमेंट ने इन सारी स्कीम को चलाया, जिससे जो डिलीवरीज हैं वो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो इस तरीके से फ़ायदा था इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन हैविंग द स्टोन इन गाल ब्लैडर, ठीक है, गाल ब्लैडर पता होगा आपका क्या होता है, बाइल सेक्रेट करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, और बेसिकली अगर उसमें स्टोन, ठीक है, स्टोन जो अगर उसमें स्टोन हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉलीलिथियोसिस, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉलीलिथियोसिस बोलते हैं। और कॉलीसिस्टाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गाल ब्लैडर, यानी गाल ब्लैडर में सूजन आ जाती है तो उसे हम कॉलीसिस्टाइटिस बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, कॉलीलिथियोसिस। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है डैश केयर फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम द बर्थ थ्रू द एडोलेसेंस, जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक बच्चों की देखभाल कौन सी नर्स करती हैं। तो नर्सेज भी कई टाइप की होती हैं, जैसे ऑप्शन देखते हैं, ओटी नर्स होती हैं, स्टाफ नर्स होती हैं, होम नर्स होती हैं, ठीक है, पेडियाट्रिक नर्स होती हैं। बेसिकली जो ओटी नर्स होती है आपकी ऑपरेशन थिएटर में देखती है, ठीक है, स्टाफ नर्स जनरल मेडिसिन, ठीक है, जो बहुत सारे काम होते हैं उसमें। होम नर्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होम नर्स, ठीक है, जो आप देखोगे कुछ फॉरेन कंट्रीज में लाइक अमेरिका, लंदन, यूके, यहाँ सब जो होती हैं जो नर्सेज होती हैं वो होम नर्स भी होती हैं। होम नर्स का क्या काम होता है, होम नर्स जो होती हैं वो आपके छोटे से बच्चे को लेकर के बड़े तक होने तक, ठीक है, सारी देखभाल करना, या फिर छोटे से बच्चे को भी जो हायर की जाती है नर्सेज, ठीक है, देखभाल करने के लिए, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं ऑफिस वर्क या फिर जो भी वर्क होता है उसके लिए। तो आप बच्चे को केयर करने के लिए जो नर्स यहाँ पे अलॉटेड की जाती है वो होम नर्स, जिन, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, होम नर्स। और बाकी जो पीडियाट्रिक नर्स होते हैं जो, ठीक है, पीडियाट्रिक नर्स जो बच्चों की देखभाल करती हैं, ठीक है, उन्हें पीडियाट्रिक नर्स बोलते हैं हॉस्पिटल्स में, जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर क्वेश्चन अगला, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो आपकी ठीक है, किसी तरीके से इन्फेक्शन या किसी एयरबॉर्न डिजीज या इस तरीके से डायरेक्टली दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नॉट ट्रांसमिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होती हैं, वो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। ओके, फिर क्वेश्चन है, कैंसर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में आप क्या दे सकते हो। वैसे कैंसर जो होता है ये आपका लाइलाज बीमारी है, मतलब इसका कोई बेसिकली कोई हार्ड ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका हम जो होता है सिम्टम्स जो आते हैं उसको ट्रीट करते हैं, या फिर कुछ हद तक अगर अर्ली स्टेज है तो वहाँ पर, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। बेसिकली क्या क्या हम यूज़ करते हैं, तो आप हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है कैंसर सेल्स को मारने के लिए, रेडिएशन पता है सबको दिया जाता है, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी में। और रेडिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा यूज करते हैं, तो इसमें यूज़ करते हैं कोबाल्ट-60, ठीक है, कोबाल्ट-60 का यूज़ किया जाता है रेडिएशन देने के लिए। याद रखना, रेडिएशन, ठीक है, तो इस चीज़ का यूज़ करते हैं। सर्जरी भी करते हैं, ठीक है, सर्जरी करके भी अगर कुछ ऑर्गन जो वहाँ से अगर हटा दिया जाए तो कैंसर बचने का जो संभावना होती है वो, मतलब कुल मिलाकर जो होता है हार्मोन का, रेडिएशन का, सर्जरी का, कीमोथेरेपी होती है, ठीक है, उसका भी यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द हो, ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव होगा। तो कैंसर के ट्रीटमेंट सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज, ठीक है, अगर आपके नोज से ब्लीडिंग होता है तो क्या बोलते हैं उसका, जो टेक्निकल नेम है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं एपिस्टैक्सिस, ठीक है, एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। नोज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज को हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। हिमोप्टाइसिस क्या होता है, और ये हेमेटाइसिस क्या होता है, ठीक है, और हिमोचूरिया क्या होता है। तो हिमोप्टाइसिस जो होता है आपका, हिमोप्टाइसिस होता है कफ विद ब्लड, ठीक है, अगर आप खांसी के साथ ब्लड आता है तो उसे हम हिमोप्टाइसिस बोलते हैं। हेमेटेसिस क्या होता है, ठीक है, हेमेटेसिस जो होता है ये उसे बोलते हैं, हेमेटेसिस जब आप वोमिटिंग होता है, ठीक है, जब कोई वोमिटिंग करता है और वोमिटिंग विद ब्लड, ठीक है, इसके साथ अगर ब्लड आता है तो हेमेटेसिस बोलते हैं। और हिमेचूरिया क्या होती है, हिमेचूरिया होती है ब्लड यूरिन, ठीक है, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, ठीक है, यूरिन में अगर ब्लड आता है तो उसे हम हिमेचूरिया कहते हैं। स्ट्रेसिस जो होती है आपकी ब्लड फ्रॉम नोज, ठीक है। और हिमोप्रोसिस क्या होता है, हिमोप्राइसिस होता है अगर आपका कफ विद ब्लड, खांसी के साथ अगर ब्लड आता है तो उसे हिमोप्राइसिस बोलते हैं।
हेमेटेसिस जो होता है ये आपका होता है वोमिटिंग विद ब्लड, ठीक है, वोमिटिंग के साथ ब्लड आता है तो इसे हम हेमेटेसिस बोलते हैं। हिमेचूरिया क्या होती है? हिमेचूरिया आपके ब्लड विद यूरिन, ठीक है, यूरिन में अगर ब्लड आता है तो उसे हम हिमेचूरिया बोलते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यह है आपका, क्वेश्चन है डॉक्टर हु परफॉर्म सर्जरी, ठीक है, ऐसे डॉक्टर जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं सर्जन, सबको पता है, उन्हें बोलते हैं सर्जन, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज फिर जो बैक्टीरियल होते हैं उनको देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। फिजिशियन जो जनरल होते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट आपका हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो प्रॉब्लम होती है उसे देखता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभियान इंद्रधनुष इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इंद्रधनुष अभियान किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो इसका जो ऑप्शन देखते क्या है, इम्यूनाइजेशन हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, परिवार नियोजन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य, चेंज ऑफ बेड सीट इन ईएसआई सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इम्यूनाइजेशन। हमने इसको पहले भी पढ़ा था कि इसका जो राइट आंसर होगा वो इम्यूनाइजेशन होगा, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको आपको पता होना चाहिए कि ये कब लॉन्च हुआ था। ये आपका 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2014 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इसमें जो होता है इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण होना है वो 2 साल से कम बच्चों को होना है, ठीक है, 2 ईयर्स से कम बच्चों को होना। इसके साथ साथ इसे इंद्रधनुष क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इंद्रधनुष क्या होती है, इंद्रधनुष देखा होगा उसमें 7 कलर होते हैं, रेनबो बोलते हैं, तो ठीक है। तो 7 कलर्स का यहाँ से मतलब हुआ कि अलग अलग टाइप्स के वैक्सीन का यूज़ करना टू प्रिवेंट द डिजीज, ठीक है। प्रिवेंटेबल डिजीज जो होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए हमने एक साथ बहुत सारे वैक्सीन का यूज़ करके, ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिजीज को हटाने का जो एक अभियान चलाया था उसे आता है अभियान इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष का मतलब ये होता है कि कई सारे वैक्सीन, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट द डिजीज। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे और बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये किन बच्चों के लिए, तो 2 साल से कम बच्चों के लिए अभियान चला गया था। और लॉन्च कब हुआ था? तो 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, फिर क्वेश्चन है, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम दैट एक्ट्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। सलाइवा में आपका अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं, जिनमें से एक एंजाइम बताइए जो इसमें न्यूट्रिएंट पे एक्ट करता है, ठीक है। तो सलाइवा में कौन सा न्यूट्रिएंट पे एक्ट करता है? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, प्रोटीन, फैट, स्टार्च या मिनरल। तो राइट आंसर विल बी स्टार्च, ठीक है। स्टार्च पे यहाँ पे 30% तक ब्रेक डाउन कर देता है माउथ में ही स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च का ब्रेक डाउन 30% तक माउथ में ही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन एडल्ट। एक ह्यूमन एडल्ट में कितना लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में है 6 लीटर से 7 लीटर है, 7 से 8 है, 3.5 से 4.2 है, या फिर 4.5 से 5.7 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका ये होगा डी। ओके, डी इज द राइट आंसर। आपका जो होता है ये 5.5 लीटर तक ब्लड होता है एक नॉर्मल एडल्ट में। ओके, फिर क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोक्सिया, व्हाट इज लैकिंग द बॉडी। यदि कोई मरीज हाइपोक्सिया का अनुभव कर रहा है तो उसके शरीर में किसकी कमी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। हाइपोक्सिया की कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, O2 की कमी हो जाती है, और ये एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो अब और हाइपोक्सिया भी कई तरीके की होती हैं। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोक्सिया अगर टर्म आए कहीं पर लिखा रहेगा हाइपोक्सिया क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। और हाइपोक्सिया भी कई प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली आपको वो नहीं जानना है, बस जानना ये है कि आपके हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है। हाइपोक्सिया मतलब द, ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। ओके, फिर क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रोटोजोन पैरासाइट। और वो क्या, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो प्लस पैरासाइट होता है ये आपके मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है। और इसमें भी आपको पता होगा, इंसैट में लिखा कि जो सबसे डेंजरस टाइप का प्लाज्मोडियम कौन सा होता है, जो उसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इंसैट में पढ़ना, वहाँ पर दिया गया है कि वो जो प्लाज्मोडियम होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइप का प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया ज़्यादा कॉज करता है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिकमेंडेशन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लगभग सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कौन सा रिकमेंडेड ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए क्या चलाते हैं, कौन सी मेडिकेशन चलाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, एंटीवायरल मेडिकेशन होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटी फंगल होती हैं, या सपोर्टिव केयर ओनली। उसका जो राइट आंसर होगा वो एंटीबायोटिक्स, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं और इसका जो प्रॉपर कोर्स चलता है पूरे टाइम के लिए। ओके, एक प्रॉपर कोर्स चलता है, क्योंकि अगर आप बीच में एंटीबायोटिक्स लीव कर देते हो या नहीं खाते हो तो वो रेजिस्टेंट हो जाता है और फिर आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम काज करता है। फिर क्वेश्चन अगला, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द कॉमन सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू बुखार का जो आपका जो है
कॉमन सिम्टम्स क्या होता है, और सबसे पता होना चाहिए कि ये कौन सा मस्कीटोज होता है। तो ये एडिस मस्कीटोज होता है, डेंगू, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जब हम हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे डेंगू फीवर क्या होता है, ठीक है। तो डेंगू आपका बेसिकली यहाँ पे एड्स मस्कीटोज होता है, और इसका जो सिम्टम क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट सिम्टम यहाँ पे हाई फीवर एंड जॉइंट पेन, ठीक है। दर्द, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। बोन्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और फीवर लगातार हाई बना रहता है। ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकमेंडेशन ट्रीटमेंट फॉर वायरल इन्फेक्शन। अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट होता है। तो वायरल इन्फेक्शन के लिए हम एंटीवायरल मेडिकेशन चलाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो एंटीवायरल मेडिकेशन चलती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर इन बेड रिडन पेशेंट, ठीक है। प्रेशर अल्सर क्या होता है, प्रेशर अल्सर ये होता है जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, वो चल नहीं पा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, या फिर वो सब इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई है वो उठ भी नहीं पा रहा है। तो बेसिकली वो बेड पर ही आप मान लो 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से ऐसे लेटा हुआ है। तो बेसिकली जो आप जब लेटते हो तो आपके जो सारा प्रेशर है बॉडी का वो एक कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर ज़्यादा पड़ता है, और वहाँ पे सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वहाँ पे सर्कुलेशन दबने की वजह से अगर वहाँ पे सर्कुलेशन डाउन हो जाता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस, या फिर न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से जो होता है वहाँ पे अल्सर यानी फोड़ा, फुंसी जो होते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही है कि, तो उसमें क्या होता है, अब चूँकि पेशेंट चल नहीं पा रहा है, काफ़ी दिनों से बैठा हुआ है या फिर लेटा हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको उसको जो है बहुत सारी चीज़ें दे करके हम जो प्रेशर अल्सर होते हैं उसे रिड्यूस कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो वही ऑप्शन में ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। रिपोजिशन द पेशेंट एवरी 4 आवर्स, ठीक है। कीपिंग द पेशेंट्स क्लीन एंड ड्राई, इंश्योरिंग द एडवोकेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दिस होगा। ये सारी कंडीशन हम करते हैं, ये सारी वर्क करते हैं, ठीक है। पेशेंट को जो है 4-4 घंटे बाद आप उसको साइड चेंज करते हो। जैसे अगर सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, तो एक साइड कर दिया, जिससे एयर एयर जो होता है पासिंग हो जाती है अच्छे से, ठीक है, और सर्कुलेशन भी नॉर्मल हो जाता है। फिर 4 घंटे में दूसरी कंडीशन, देन दूसरा चेंज कर दिया, दूसरी पोजीशन दे दी। तो इस तरीके से पोजीशन चेंज करके हम प्रेशर अल्सर को जो है रिड्यूस कर देते हैं। इसके साथ साथ साफ सफाई रखना, क्योंकि चूँकि पेशेंट काफ़ी दिनों से लेटा हुआ है तो आपको क्लीनिंग भी, और नहीं तो स्किन इन्फेक्शन और सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर जो न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन बना के रखना अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें देते हैं जिससे हम प्रेशर अल्सर जो होता है, ठीक है, बेड रिजन पेशेंट को, ठीक है, उसे जिसे उसका जो टेक्निकल नेम से बोलते हैं, क्या टेक्निकल नेम से बोलते हैं, बेड सोर बोलते हैं, ठीक है, बेड सोर बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, बेड सोर बोलते हैं। तो इसको जो है हम रिड्यूस कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नर्सिंग एप्टीट्यूड के। ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। फिर अगले वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।